2025 में लमसम या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कहां पर है, कहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, इसके बारे में एक मेन क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से अनसर्टन हो चुका है और हो सकता है हम एक ऐसा एरा विटनेस कर रहे हैं जहां पे यूएस का डोमिनेंस धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर हमें कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए, और ऐसे कौन से एसेट हैं जो 2025 के बाद एक ज्यादा अच्छा सेंस बना रहे हैं। तो ऐसे कौन से एसेट हैं जो 2025 के बाद बहुत ज्यादा अच्छे सेंस बना रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस एक सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको डेटा ड्रिवन लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पुराने हो हमारे चैनल पे तो प्लीज लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला सेक्टर जो मुझे लगता है आने वाले 10 साल में काफी ज्यादा बूम कर सकता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर एआई वाली कोई मेजर कंपनीज नहीं है जो मेनली एआई के ऊपर काम करती हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूएस, और यूएस के स्टॉक्स हमें पिक करने पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि यूएस अगर हम जाएंगे तो भाई हमें पता नहीं है कि कैसे स्टॉक पिक करने हैं, एंड विच इज टोटली ट्रू। तो इस सिचुएशन के अंदर एक म्यूचुअल फंड आता है जिसका नाम है मिराई एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड का मतलब है कि एक म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड बना दिया है। सो बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो इस वाले जो फंड ऑफ फंड और ईटीएफ है इसके अंदर आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, और ये फॉरेन म्यूचुअल फंड है, ठीक है, मतलब इंडिया का नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कई बार कि जो मिराई एसेट है वो कई बार एसआईपी लेना बंद कर देता है, कई बार लमसम लेना बंद कर देता है। तो इस सिचुएशन से आप कैसे डील कर सकते हो? इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू। अब कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सो जैसे इंटरैक्टिव है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी चेक कर सकते हो। उनके ऐप पे जाकर के आप डायरेक्टली इस ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको डालना हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले समझो, माइक्रोसॉफ्ट कहां बना? यूएस में। Amazon कहां बना? यूएस में। तो जो अगली एआई ड्रिवन कंपनी आएगी जो एक्चुअली डोमिनेट करेगी वो भी यूएस से ही आने वाली है। ये काफी हद तक क्लियर भी हमें दिखता है, चाहे आप चैट जीपीटी की ही बात कर लो, राइट। तो यहां पे अगर हमें एआई के अंदर मेन गेम खेलना है तो हमें जाना पड़ेगा यूएस। तो वहां के लिए आपको एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, और जो यूएस के अंदर जैसे एनवीडिया हो गया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसने ओपन एआई के अंदर एक मेजर स्टेक होल्ड करा हुआ है। सो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। तो हमें ग्लोबल मार्केट के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हम यूएस के काफी सारे स्टॉक्स को नहीं जानते। तो इसी वजह से एक ईटीएफ जो कि एआई की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और ये चीज मैं इस बार मिस नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है अगले 10 साल में ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दे सकता है। दूसरा सेगमेंट जो आपको पता होना चाहिए जो आने वाले टाइम पे बूम करेगा और इंडिया के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है, एक सनराइज इंडस्ट्री की, जिसका नाम है डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर में प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर आप डायरेक्टली कोई म्यूचुअल फंड नहीं चूज कर सकते जिसके अंदर डेटा सेंटर वाले स्टॉक हो। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में अगर आपको डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स पिक करने हैं सो डायरेक्टली स्टॉक पिक करने पड़ेंगे, क्योंकि हैं ही चुनिंदा 2 3 4 5। सो 3 मेन डेटा सेंटर वाले स्टॉक हैं। पहला है E2E नेटवर्क, दूसरा आता है हमारा नेट वेब टेक्नोलॉजीज, तीसरा आता है हमारा टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनीज। ये तीनों के तीनों जो स्टॉक्स हैं ये अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली प्रूवन स्टॉक हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखना, जो डेटा सेंटर है अभी ये इंडस्ट्री इंडिया में बन रही है, अगले 10 साल में ये ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होगी, और डेटा सेंटर आने वाले टाइम पे इंडिया का एक बिल्डिंग ब्लॉक में से पार्ट होने वाला है। जैसे आप समझ सकते हो AWS, जैसे Amazon वेब सर्विसेज, ये यूएस के अंदर एक डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है। इंडिया अभी AWS पे काफी ज्यादा रिलाय करता है। अगर आप दूसरा देखोगे गूगल का आता है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव आपने यूज करा होगा, ये भी एक तरीके का क्लाउड सर्विस है, एक तरीके का डेटा सेंटर है। तो ये सारे के सारे स्टॉक काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुके हैं, और इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है और शुरू हो चुकी है। और जो चीज यूएस के अंदर ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है इंडिया के अंदर प्रूव होगी, और इंडिया जो है आईटी सेक्टर के अंदर लीड करता है ग्लोबल लेवल पे, तो इस सेगमेंट की ग्रो होने के चांसेस काफी हाई हैं। लेकिन एक और चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, चेंज करती है। मतलब ये सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे। तो जब आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, करना चाहते हो या फिर करोगे, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको हमेशा देखना है कि ये गिरे हुए प्राइस पे मिले, जो कि इस समय पे हैं। दूसरी चीज, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इनके फंडामेंटल्स एनालिसिस करने चाहिए, अदरवाइज आप फंस सकते हो। सेकंड चीज, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो डेटा सेंटर को पूरी तरीके से अवॉइड कर देना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, सो कल मैं वीडियो डालने वाला हूं अपने दूसरे चैनल पे, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इन स्टॉक्स के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाए। अब यहां
यहां से मैं दो ऐसे एसेट्स की बात करूंगा जो एक्चुअल में कंट्रोवर्शियल है, स्टॉक मार्केट वाले जो बंदे हैं उनको ये पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बैकग्राउंड स्टोरी सेट कर देता हूं। अगर आप मेरे पोर्टफोलियो की बात करोगे, एज ऑफ नाउ 98% के आसपास इंडियन स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, मतलब ओवरऑल पूरा पैसा इंडिया के अंदर ही लगा हुआ है और कहीं नहीं लगा, 98%। ठीक है, अब जो मैं करने वाला हूं वो कुछ मेरा ऐसा पोर्टफोलियो होगा, यहां पे ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहां पे क्या होगा, 70% इंडियन स्टॉक होंगे, 20% ग्लोबल स्टॉक होंगे, मेनली यूएस। ग्लोबल स्टॉक का मतलब है म्यूचुअल फंड हो सकता है, और 10% अदर में रखूंगा। ये जो अदर है एक्चुअली कंट्रोवर्सी यही होगी। जैसे इंडिया के अंदर 70% डाला हुआ जो मैं शेयर करता हूं, जैसे डेटा सेंटर, इसके अंदर मैं और पोजीशन बिल्ड करूंगा। यूएस के अंदर एआई वाले स्टॉक्स जो हैं 20% मेनली वहां जाएगा। 10% जो है वो कहां जाएगा वो बताता हूं। सबसे पहला एसेट जो 10% में ऐड करेगा वो है मेरा गोल्ड, और गोल्ड में भी मैं फिजिकल गोल्ड लूंगा। सबसे पहली चीज तो गोल्ड बॉन्ड बंद हो चुके हैं, लेटेस्ट गोल्ड बॉन्ड कोई इशू कर नहीं रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट में आपको मिलेंगे, मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज क्या होती है, जो गोल्ड बॉन्ड होता है वो गवर्नमेंट बैकिंग होती है, गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि भाई मैं आपको पैसा दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं फिजिकल गोल्ड की साइड जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो सबसे पहली चीज और जो मैंने मिस करी वो ये है कि मैं गोल्ड नहीं खरीद पाया, जिस वजह से 50% के जो रिटर्न है ये मेरे हाथ से छूट गए। मैंने 1% के आसपास अपने पोर्टफोलियो गोल्ड में डाला था, तो मुझे जो रिटर्न मिले अच्छे रिटर्न मिले, लेकिन मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आया। अब मैं फिजिकल गोल्ड क्यों खरीद नहीं पा रहा हूं, इसके पीछे कुछ फैक्टर समझा देता हूं। सबसे पहला फैक्टर, जो गोल्ड है वो एक तरीके का हेज हो जाएगा। मतलब अगर आप करंटली ट्रंप को देखोगे, तो ट्रंप की जो पॉलिसी है, आप पूरी तरीके से डॉलर पे रिलाय नहीं कर सकते। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बेसिकली डॉलर को डीवैल्यू करने की कोशिश करेगा। सो पहले क्या होता था कि हम सिर्फ यूएस में इन्वेस्ट करते थे तो भी हमारे पैसे प्रोटेक्टेड रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, चाहे हमारी करेंसी गिरे, चाहे डॉलर गिरे, चाहे चाइना गिरे, कुछ भी गिर जाए, लेकिन जो गोल्ड है उसका प्राइस हमेशा अप्रिशिएट करेगा जब भी दुनिया में प्रॉब्लम्स होंगी, और दुनिया में इस समय पे मेजर प्रॉब्लम है, इस वजह से 48% के रिटर्न गोल्ड में मिले हैं। सो गोल्ड एक तरीके का हेज है। फिजिकल गोल्ड और भी ज्यादा अच्छा है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ गोल्ड के बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। पैसे के बदले मतलब इंडियन करेंसी के बदले हो सकता है डॉलर ना मिले किसी सिचुएशन में, लेकिन गोल्ड के बदले डॉलर हो, आईएनआर हो, या दुनिया की कोई भी करेंसी आपको मिलेगी। तो एक तरीके का ये मेरे लिए एक सेफ एसेट है, यहां पे मैं थोड़ा पैसा अपना बढ़ाऊंगा, सबसे पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, और ये कंट्रोवर्शियल है अगेन, बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर भी मैंने 1% के आसपास इन्वेस्ट किया है, और बिटकॉइन के अंदर मैंने करीब 5-7 लाख रुपए खोए हैं। 5-7 लाख रुपए कैसे खोए पहले ये समझ लो। बिटकॉइन के अंदर जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो एक ऐप आती थी वॉल्ट, आप सबने सुना होगा, 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप थी वो। तो जब मैंने उसके थ्रू इन्वेस्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो ऐप है वो बैंकरप्ट हो गई। जब बैंकरप्ट हो गई तो आप विड्रॉ पैसे नहीं कर पा रहे थे। जब आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे, और जो बिटकॉइन होता है इसको आपको आप कन्वर्टेबल बना सकते हो, मतलब अपने पेन ड्राइव के अंदर निकाल सकते हो बिटकॉइन को। तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाया, तो इस चक्कर में मेरे जो पैसे थे वो डूब गए वहाँ पे। ठीक है, उस ऐप के अंदर जाके डूब गए, क्योंकि वो ऐप ही डूब गई। तो पहली चीज़ हो गई ये। 5-7 लाख का जब किसी को झटका लगता है ना, तो वो चुपचाप बैठ जाता कोने में। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदूं, उसको कन्वर्ट कैसे कर लूं मैं अपने हार्ड ड्राइव के अंदर, कि मूव हो जाए। ठीक है, ताकि मैं किसी भी ऐप के ऊपर डिपेंडेंट ना हूं। तो वो चीज मैंने रिसेंटली सीख ली है। तो इस वजह से बिटकॉइन के अंदर अब मैं अपनी पोजीशन बढ़ाने वाला हूं। अगेन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 7 लाख के आसपास मेरे ऑलरेडी चले गए थे वॉल्ट ऐप के थ्रू। लेकिन याद रखना, अगर वो पैसा मेरे पास आज होता, क्योंकि मैं बेचता नहीं बिटकॉइन को, तो आज की डेट में वो कम से कम 35 लाख रुपए होते। इस हिसाब से बिटकॉइन भाग गया लास्ट 5 साल में। लेकिन मैं जल गया था, तो इसीलिए कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इस बार वापस से मैंने अपने आप को रेडी किया है कि अगेन मैं फ्यूचर एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, जो कि है बिटकॉइन, जो कि है गोल्ड। तो यहां पर भी मेरी पोजीशनिंग थोड़ी होनी चाहिए। एआई के अंदर मैं इन्वेस्ट करूंगा। सो मैं पोर्टफोलियो को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये तीनों एसेट मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकते हैं। इसी वजह से स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, जहां पे म्यूचुअल फंड आता है, ETF आता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स आते हैं, वहां 70% होगा मेरा पैसा। 20% पैसा जो है वो यूएस में होगा, जो कि मेनली एआई वाली कंपनीज में लगेगा। और जो बचा हुआ 10% पैसा होगा, उसका 5% गोल्ड के अंदर और 5% मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। सो मेरे हिसाब से 2025 में
इस हिसाब का पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा अगले 10 साल के लिए, क्योंकि इक्विटी बेस्ट है तो हम उसे स्किप नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैसे को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पैसा अगर आप यूएस में डालते हो तो जो INR है वो करीब करीब 3% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे डेप्रिशिएट कर जाता है। मतलब जो डॉलर है वो 3% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको देता है, सिर्फ अगर आप सिर्फ डॉलर को होल्ड करके रखते हो तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे अगर मेरे को 10% या 12% के रिटर्न मिलते हैं यूएस में, प्लस 3% एप्रिसिएशन के बेनिफिट मिलते हैं, तो नेट नेट 15 से 17% के रिटर्न्स मेरे यूएस वाले म्यूचुअल फंड्स में निकल सकते हैं। और एआई जो है वो हाई ग्रोथ सेगमेंट है, तो यहाँ पे रिटर्न्स के चांसेस और ज़्यादा होंगे। और ये जो एसेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये कुछ ऐसे एसेट हैं जो अर्ली अडॉप्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है अगले 10 साल के अंदर ये कुछ ऐसे एसेट हैं जो कि आउट परफॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, मेरा पर्सपेक्टिव जानने को मिला होगा। मैं कब क्या खरीदूंगा क्या नहीं खरीदूंगा ये अपनी मैं कम्युनिटी में बता दूंगा। तो ज्वाइन बटन इनेबल कर दिया, आप चाहो तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।